Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study with Josh. I am Divya and today in this video I will tell you about the chapter Breathing and Gas Exchange. इस वीडियो के अंदर हम पूरा ये चैप्टर ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज को फटाफट से वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। मैं मान के चलती हूँ कि आपको ये चैप्टर आता है अच्छे से, बट हम लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से फटाफट से हम खत्म करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हमें देखेंगे कि किसके अंदर किस टाइप से ब्रीथिंग होती है। मतलब ब्रीथिंग का मतलब होता है कि हमने CO2 अंदर ली एंड ऑक्सीजन बाहर छोड़ी, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किस किस के अंदर, देखो कहाँ कहाँ से हो सकता है। देखो, सिंपल डिफ्यूजन होता है हमारे स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ये तीनों ही हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्यूटिकल से इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, अर्थवर्म के अंदर क्यूटिकल से रेस्पिरेशन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद देखो, ट्रैकियल ट्यूब से इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट गिल्स, गिल्स हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर होती हैं, जैसे कि फिशेस वगैरह के अंदर गिल्स होती हैं। इस टाइप की रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, हमारे मोलस्क। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स तो हमारे अंदर भी होता है ना, तो किस किस के अंदर लंग्स होंगे? देखो, लंग्स से जो रेस्पिरेशन हुआ उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन किस किस के अंदर होता है? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये था कि किसके अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। देखो, यहाँ पे वर्ड आया एम्फीबिया। एम्फीबिया का एक एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो होगा, ये हमने देख लिया। साथ साथ में एक्सेप्शन है, इसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। तो ये देखा कि किसके अंदर किस टाइप का सिस्टम है ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैसेज क्या है एयर का। देखो, सबसे पहले एयर हमारी नोस्ट्रिल में जाएगी। नोस्ट्रिल से जाने के बाद ये हमारे नेजल पैसेज से होती हुई नेजल चैम्बर में जाएगी। नेजल चैम्बर में जाने के बाद जो ये एयर है वो जाएगी हमारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पोर्शन होता है जिसके अंदर एयर और फूड दोनों आते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के बाद ये जाएगी लैरिंक्स। लैरिंक्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स से ये एयर जाएगी हमारे ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया यहाँ पे होती है जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप बोलते हैं। तो ट्रैकिया में जाने के बाद, मान लो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में जाने के बाद अब ये जो ट्रैकिया है ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। कैसे? देखो, हमारे वर्टिब्रास होते हैं, वर्टिब्रास में भी हमारे डिफरेंट वर्टिब्रा होते हैं। यहाँ पे जो इस पोर्शन में होते हैं उसको बोलते हैं हम थोरैसिक वर्टिब्रा। 12 थोरैसिक वर्टिब्रा के अंदर 12 होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। 5th नंबर वाला जो थोरैसिक वर्टिब्रा होता है वहां पे ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है वो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के अंदर दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये जो दोनों ब्रोंकाइज हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर आगे जाके दो में स्प्लिट होती रहती है। ये लंग्स आ गया पूरा अपना, यहाँ पे आगे जाके फिर डिवाइड होती रहती है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता रहता है। उसके बाद जो बनता है दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद बनेगा टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद हमारे आते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आएंगे हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड लास्ट जो पोर्शन है जहां पे एयर आके एक बार रुक जाती है दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होती है? एक इरेगुलर सी वर्स्कुलराइज्ड वॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एयर का पैसेज। ये जो एल्वियोलाई है यहीं से मेन एक्सचेंज होता है एयर का। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां से जब तक हम यहां तक आए, कहां तक आए? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आए। उससे पहले तक जितना भी पार्ट था, इनिशियल ब्रोंक्यूल से पहले तक वाला जितना भी पार्ट था ट्रैकिया से लेके ट्रैकिया के बाद वाला, वहां पे क्या होता है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, ताकि ये जो ट्रैकिया है, ये जो पाइप्स है, ये मतलब ऐसे मतलब धस ना जाए, मतलब ऐसे सुकड़ ना जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनके ऊपर ऐसे ऐसे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। क्या होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पे उसके बाद ये रिंग्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब देखो, दो पार्ट है हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एक है कंडक्टिंग पार्ट जो एयर को कंडक्ट करा के लेके आ रहा है। ठीक है, एंड दूसरा है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट, जहां से मेन एक्चुअल हमारी गैसेस CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। तो देखो, दो पार्ट है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले का जितना भी पार्ट था वो कंडक्ट करा रहा है हमारी गैसेस को, इसलिए उसको बोला कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोला? कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद वाला जो एरिया है दैट इज एल्वियोलाई, और उसकी जो डक्ट है, मान लो ये एल्वियोलाई है ये, और इसकी जो डक्ट्स हैं यहां से मेन एक्सचेंज का पार्ट हो रहा है शुरू, तो इसको बोला एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे देखते हैं।
सो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि ब्रीदिंग किस टाइप से होती है। फटाफट देखते हैं। देखो, दो टाइप की ब्रीदिंग है, एक तो सांस लेना इंस्पिरेशन एंड सांस छोड़ना दैट इज एक्सपीरेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सांस लेने से दैट इज इंस्पिरेशन से। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, डायफ्राम जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस ये वाली इसका साइज बढ़ता है। ऐसे पहले डायफ्राम नॉर्मली ऐसे होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ऐसे हो जाएगा, तो जो साइज है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में साइज इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो वो अगर ऐसे हमारी मसल्स हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो जो ये साइज है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर, ये वाली हमारी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस होती है ऐसे वाली, इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, साइज थोरेसिक कैविटी का, थोरेसिक वॉल्यूम का साइज इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर वहां पे कम हो गया। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो वहां पे प्रेशर कम हो गया। एंड हमें पता है जो भी एयर है, जो भी गैसेस हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, दैट इज डिफ्यूजन। हाई प्रेशर कहाँ हुआ, अब देखो प्रेशर यहाँ पे तो कम हो गया, हमारी लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया, तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर में जाएगी, दैट इज एयर इंस्पिरेशन होगा, बाहर से एयर अंदर आएगी। तो एयर क्या है, अंदर आएगी लंग्स के अंदर, इसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन समझ में आया, बाहर से एयर का अंदर आना। उसके बाद देखते हैं एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में क्या होगा, जो डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया था अब वो रिलैक्स हो जाएगा, वापस से साइज जो है कम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो जो इंटरकोस्टल जो मसल्स थी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी अब वो वापस रिलैक्स हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो साइज है, वॉल्यूम है थोरैसिक चैम्बर का, वो कम हो गया। वॉल्यूम कम हुआ मतलब कि प्रेशर बढ़ गया, अब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी। अब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर जाएगी, मतलब कि हाई प्रेशर मतलब हमारे लंग से एयर बाहर चली जाएगी लो प्रेशर की साइड में, दैट इज एक्सपीरेशन हुआ, एयर बाहर गई, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरेशन। तो कितना सिंपल था, ये तो हमें पता ही था कि इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन क्या होता है, बेसिक समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जो नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन बीइंग है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ऐसे करके 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 12 to 16 टाइम्स। ये डाटा याद करना है, 12 to 16 टाइम्स वाला। उसके बाद देखो कुछ कैपेसिटीज हैं। देखो जब हम नॉर्मल एक्सपीरेशन या इंस्पिरेशन कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं, देखो इसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टीवी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ये होता है हमारा 500 ml, मतलब 500 ml हम गैस नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट है IRV, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पिरेटरी मतलब इंस्पिरेशन करा, मतलब कि जितनी हमने फोर्सफुली एयर अंदर ली, एक तो हमने नॉर्मल पहले इंस्पिरेशन किया, दैट इज टाइडल वॉल्यूम 500 ml। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा के जो हमने इंस्पिरेशन किया था, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसमें हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगा के इंस्पिरेशन किया। ये कितना होता है, 2500 ml से 3000 ml तक, ठीक है। उसके बाद सेम है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। इसमें क्या हुआ, नॉर्मल हमने एक्सपिरेशन कर दी, टाइडल वॉल्यूम जो थी दैट इज टाइडल वॉल्यूम 500 ml। उसके बाद जब हमने फोर्सफुली और एयर निकाली करके, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 1000 से 1100 ml। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, जब हमने एक्सपिरेशन से पूरी फोर्सफुली एक्सपिरेशन से हमने पूरी जब एयर निकाल दी, उसके बाद भी जो हमारी एयर हमारे लंग के अंदर बची रह गई, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को निकालने के बाद, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद जितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर बच गई, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज RV, जो कि होता है 1100 से 1200 ml तक। ये डाटा रट्टा मारना है, बेसिक मैंने समझा दिया। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल निकालना दैट इज नॉर्मल वॉल्यूम निकालना टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली बाहर निकाला दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर बच गई आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये तो था बेसिक समझ में आया। उसके बाद हम इन 4 क्वांटिटीज को ऐड करके कुछ और क्वांटिटीज बना सकते हैं। ये तो थी हमारे बेसिक 4 क्वांटिटीज जो हमें याद होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद हम प्लस माइनस करके कुछ और ऐसी कैपेसिटीज बना सकते हैं।
सो अब हम वो क्वांटिटीज देखते हैं। देखो सबसे पहले है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि हम कितना इंस्पिरेशन कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है इंस्पिरेशन करने की। तो सबसे पहले एक तो हम टाइडल वॉल्यूम अपना अंदर ले सकते हैं, दैट इज टीवी। उसके बाद हम इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी आईआरवी को ले सकते हैं अंदर। तो इन दोनों के एडिशन से हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। सेम होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब हम कितनी बाहर एक्सपिरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक हम टाइडल वॉल्यूम जो हमारा 500 ml है उसको बाहर निकाल सकते हैं, एंड साथ साथ में जितना हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करके निकाल सकते हैं दैट इज ERV, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों के एडिशन से बना हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद देखो क्या है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम FRV। FRV क्या है कि हम कितना मतलब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालने के बाद कितनी हमारे लंग के अंदर एयर बची हुई है। तो एक तो वो वाली एयर बची है जो हम एक्सपिरेशन करके फोर्सफुल एक्सपिरेशन करके बाहर निकाल सकते थे बट हमने निकाली नहीं, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड साथ साथ में जितनी हमारे लंग्स के अंदर हमेशा एक वॉल्यूम का एयर ऑफ वॉल्यूम बची रहती है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, वो ये दोनों मिलकर बनाएंगे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद देखो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, VCCs को डिनोट करते हैं। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है कि हम कितनी फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद हम कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज एक तो हम जितनी हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन करी वो निकाल दो, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल दो, साथ साथ में नॉर्मल एयर टाइडल वॉल्यूम निकाल दो। उसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन करके जो एयर बाहर निकाल सकते हैं दैट इज ERV। तो इन तीनों के एडिशन से बनी हमारी वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद देखते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, TLC। इसका नाम सुन के समझ में आ रहा है कि टोटल हमारा जो लंग है कितनी एयर हमारे लंग अपने अंदर रख सकता है, दैट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर सारी क्वांटिटीज का एडिशन आ जाएगा, ये वाली स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं ये एयर हमें अंदर से बाहर से अंदर लेके आनी है। तो सबसे पहले हम एयर का पार्शियल प्रेशर देखते हैं। देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि उस गैस का कितना प्रेशर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बाहर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, CO2 का है 0.3। ये याद रखना है, ये सारा डाटा कहाँ पे कितना प्रेशर है। सबसे बाहर एयर में ज्यादा ऑक्सीजन होगी ऑब्वियसली, तो इसलिए ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, कितना है 159, एंड ऑक्सीजन का कम है, कितना है 0.3। अब देखो एयर सबसे पहले आई अब हमारी एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है, कंडक्टिंग पाथ से आई एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर अब कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर है 104 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हो गया 40, ठीक है। अब ये डाटा यहाँ पे याद करने हैं। अभी भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है 104 है। उसके बाद देखो ये एयर अब हमारी पल्मोनरी वेन से जाएगी हमारे हार्ट तक। कहाँ जाएगी, हमारे हार्ट तक बाहर से। अब ये पल्मोनरी वेन के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, क्योंकि ऑक्सीजन काफी अच्छी, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे ब्लड चलता रहता है, इसके अंदर हमारी ऑक्सीजन मिक्स हुई, तो ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 40। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, मीन्स उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40, ठीक है। तो उसके बाद पल्मोनरी वेन से जो हमारा ब्लड है हार्ट में गया, हार्ट ने फिर इसको पंप करा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करा वाया आयोटा, आयोटा के थ्रू यहाँ से पंप करा एंड आयोटा के थ्रू यहाँ से कहाँ आ गया, टिश्यू के अंदर हमारा जो ब्लड है वहां आ गया। अब देखो जब तक हमारा ये टिश्यू पे पहुंचा जब हमारा ब्लड, फिर यहाँ पे टिश्यू के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। टिश्यू के अंदर देखो बार बार मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है मतलब कि ऑक्सीजन खर्च होती जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता रहता है। तो फिर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली फिर ज्यादा होगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कितना है 45 एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, कितना है 40। अब यहाँ से एक्सचेंज हुआ गैसेस का, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन का भी एक्सचेंज होगा, वो हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद अब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और ऑक्सीजन यहाँ पे छूट गई। कार्बन डाइऑक्साइड आने की वजह से यहाँ पे अब जो ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है।
अब हमारा ब्लड कहाँ गया, वेना कावा के थ्रू वापस हार्ट में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्लड है, ये कौन सा ब्लड चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना हो गया 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ के कितना हो गया 45, ठीक है। ये सारे डाटा याद करने हैं। उसके बाद अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, हार्ट में। अब हार्ट, हमारा जो हार्ट है, ये वापस से इस ब्लड को, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा और पंप करने के बाद वापस से एल्वियोलाई तक भेजेगा वाया द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये वापस एल्वियोलाई के अंदर हमारा जो ब्लड है भेज देगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से हमारा जो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर चली जाएगी। तो ये समझ में आया कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे हुआ। CO2 हमने, ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन से हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में गया, हार्ट से फिर हमारे टिश्यूज में गया वाया आयोटा। यहाँ पे पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहा, जहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, कितना था 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम था कितना 40। उसके बाद टिश्यू में यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट में चला गया वाया वेना कावा एंड हार्ट से फिर हमारा ब्लड एल्वियोलाई में चला गया वाया पल्मोनरी आर्टरी। और इधर कौन सा ब्लड था हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा थी, कितनी थी 45 mm of Hg। ये तो था हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एल्वियोलाई और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर का मिक्सचर है, 3 लेयर, 1, 2 और मान लो बीच में एक लेयर है, इन तीनों का मिक्सचर है डिफ्यूजन लेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, सबसे पहले आएगी एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। ये हमारी जो एल्वियोलाई है, इसके अंदर सेल्स होंगी जो कि थिन स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं, एक सेल की पूरी लेयर है। एक तो ये आएगी सबसे पहले डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। उसके बाद इन दोनों के बीच में आर्टरी, ब्लड वेसल्स के बीच में और एल्वियोलाई के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये आएगा सेकेंड लेयर ऑफ डिफ्यूजन लेयर की सेकेंड में। एंड थर्ड आएगी हमारी एंडोथेलियल सेल्स, जो ब्लड कैपिलरी होती है उनकी सेल्स को हम एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। तो ये तीनों लेयर मिलके यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है, जहां से डिफ्यूजन होता है। सबसे पहले यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ एंड दूसरा यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ। तो ये देखो, ये जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा थिन है, इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम की होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं हम। अब हमें देखना है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है गैसेस का। तो हमारे पास 2 गैसेस हैं मेनली, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कैसे होता है। देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना कहाँ से है, हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, एयर में ज्यादा ऑक्सीजन है, वहां से हमें हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा नीड है। तो हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना है एयर से हमारे टिश्यूज तक। तो एयर से टिश्यूज तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना है। सबसे पहले तो एयर से हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारी एल्वियोलाई के पास आएगी। अब एल्वियोलाई के पास आके अब वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड से बाइंड होगी। अब देखो वो कैसे होता है प्रोसेस। सबसे पहले हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स हैं, हमारी आरबीसी हैं। इन आरबीसी के अंदर रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। एचबी से डिनोट करते हैं हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये मानो हीमोग्लोबिन हमारा ड्राइवर है। ये ड्राइवर हमारा जो पैसेंजर, जिसको हमें पहुंचाना है अपनी मंजिल तक, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये बाइंड करेगा अपने साथ, मतलब अपने इस ड्राइवर, ये गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन बिठाएगा। इसके अंदर इस हीमोग्लोबिन के अंदर 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बैठ सकते हैं। और जब इसके अंदर ऑक्सीजन बैठ जाएंगे तब ये जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे एल्वियोलाई वाली जगह पे ये देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी जो है अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया, ठीक है, और उस गाड़ी का नाम है हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन। देखो एल्वियोलाई पे क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, H+ की कंसंट्रेशन भी कम है एंड टेम्परेचर भी कम है। इन सब चीजों के कारण, इन सब कंडीशंस के कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया। हमारा ड्राइवर और उसके अंदर पैसेंजर बैठ गए। इसका मतलब अब ये गाड़ी शुरू होगी यहाँ से। अब ये एल्वियोलाई से गाड़ी शुरू होने के बाद पहले हमारे हार्ट तक जाएगी, फिर हमारे हार्ट से फिर ये हमारे टिश्यूज तक जाएगी। अब टिश्यूज तक गाड़ी पहुंच तो गई, अब गाड़ी से पैसेंजर को उतारना भी पड़ेगा हमें, मतलब कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को सेपरेट भी करना पड़ेगा, तभी हमारे टिश्यूज के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी। अब हम क्या
करेंगे, जब हमारा टिश्यू लेवल आ जाएगा, जब हमारा स्टॉपेज आ जाएगा, जब हमारा टिश्यू आ जाएगा, वहां पे क्या है, टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। मेटाबॉलिज्म चलता रहता है मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती रहती हैं, जिसकी वजह से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाता है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है एंड H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पे अच्छी कारणों, यहाँ पे कंडीशन खराब है। इन सब कारणों की वजह से जो हमारा ड्राइवर था, जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, वो ऑक्सीजन को वहीं छोड़ के और चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिसोसिएशन हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, मतलब कि ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन दोनों सेपरेट आउट हो गए। ऑक्सीजन सेपरेट आउट हो गया, यहाँ तक आते आते, टिश्यूज तक आते आते, तो फिर ये टिश्यूज के पास ही रुक जाएगा, क्योंकि इसका गाड़ी, इसका ड्राइवर तो चला ही गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो चला ही गया, तो यहाँ पे टिश्यूज के पास ऑक्सीजन आ जाएगी। तो देखो ऐसे हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि गाड़ी से हमारा जो ऑक्सीजन है, जो एल्वियोलाई से होके, हमारे हार्ट से होके फिर हमारे टिश्यूज तक चला गया। दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखी है कि एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड, मतलब कि 100 ml ब्लड हमारा 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है, मतलब 5 ml ऑक्सीजन को अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने टिश्यूज तक पहुंचा देता है। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कर्व दिया हुआ है सिग्मॉइड ऑक्सीजन, सिग्मॉइड कर्व है। क्या है ये कर्व? इसमें बोला कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टिश्यूज के, मतलब अपने एल्वियोलाई के पास टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बढ़ता जाता है। मतलब कि अब जैसे मान लो हमारा, जो हम अगर ऑटो जब लेते हैं, तो मान लो यहाँ पे मैं एक ही पैसेंजर खड़ी हूँ, मतलब मैं एक ही ऑक्सीजन हूँ, तो ड्राइवर कम रुकेगा। अगर मान लो मेरे साथ यहाँ पे 3 लोग और खड़े, 4 लोग हैं, ज्यादा ऑक्सीजन है, ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ज्यादा लोग हैं, तो ड्राइवर जल्दी से रुकेगा, फटाफट से भरेगा गाड़ी को, सैचुरेशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि हीमोग्लोबिन अपनी गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन को बिठाएगा और चला जाएगा। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, वैसे वैसे सैचुरेशन हो जाएगा हमारे हीमोग्लोबिन का। यहां से जो कर्व आया दैट इज सिग्मॉइड कर्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। सो अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, अब हम देखेंगे कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। CO2 का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां करवाना है हमें, जहां पे CO2 बनी, दैट इज हमारे टिश्यूज में CO2 बनी, वहां से हमें एल्वियोलाई तक का ट्रांसपोर्ट करवाना है, और एल्वियोलाई से फिर CO2 बाहर चली जाएगी। अब देखते हैं 3 तरीकों से CO2 का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सबसे पहले 20 to 25% बाया RBC, RBC के थ्रू कैसे, बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सेकेंड इज 70% as bicarbonate, mainly as in the form of bicarbonate ion transport होता है, and lastly 7% in the form of plasma। देखो तीन मेथड दिए हुए हैं। प्लाज्मा हमने पिछली वाली में भी नहीं पढ़ा था, इसमें भी नहीं पढ़ना। 2 देखने हैं इसमें कि बायोकार्बोनेट के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और आरबीसी के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आरबीसी के थ्रू पहले भी देखा था हमने कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सेम वैसे ही CO2 भी ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू। देख लेते हैं फिर भी कैसे। देखो जब टिश्यू पे आया, हम जब टिश्यूज पे आए, टिश्यूज पे CO2 बनता है, टिश्यू वाली साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, CO2 का पार्शियल, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है हीमोग्लोबिन, फिर वहां से यहाँ पे ड्राइवर का काम करता है। कौन? हीमोग्लोबिन, फिर ड्राइवर का काम करता है। अब ये ड्राइवर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएगा, अब ये ड्राइवर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, क्योंकि अब पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता था, इसलिए इसका नाम दे दिया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाता है, इसलिए अब हमने इसको क्या बोल दिया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे टिश्यूज पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया। उसके बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट करते 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 एल्वियोलाई तक आएगा। अब एल्वियोलाई में क्या है कि CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, CO2 को यहाँ पे उतार देगा एल्वियोलाई पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का, और यहाँ से CO2 बाहर चली जाएगी। ये तो था सेम वैसे ही जैसे हमारी ऑक्सीजन टिश्यूज तक आई थी, वैसे ही हमारे टिश्यू से एल्वियोलाई से बाहर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमने कौन सा ड्राइवर देखा था, हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ड्राइवर्स के थ्रू। उसके अलावा ये तो था कि 20 से 25% तक तो ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके अलावा 70% एज बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये मैंने ये देखो कैसे होता है। देखो सबसे पहले हमारी जो आरबीसी है,
इस आरबीसी के अंदर एक तो हमने देख लिया था हमारा ड्राइवर था हीमोग्लोबिन, उसके अलावा यहाँ पे एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस करके, जिसको हम सीए से लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीए होता है। अब ये सीए का काम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या है, जो भी हमारी CO2 हमारी आरबीसी, इस आरबीसी के अंदर कोई भी अगर हमारी CO2 आई, पानी तो होता ही है एक सेल के अंदर, तो ये क्या करता है, इसको H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये कार्बोनिक एसिड फर्दर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये बाइकार्बोनेट के अंदर टूट जाता है। ठीक है, ये सारा सिस्टम होता है हमारी आरबीसी के अंदर। अब देखो होता क्या है एक्चुअली, जब हम टिश्यू वाली साइड पे होते हैं, यहाँ पे जब CO2 बहुत ज्यादा है, CO2 बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, CO2 ज्यादा होने की वजह से ये जो CO2 है ये हमारी आरबीसी के अंदर चला जाता है, और आरबीसी के अंदर जाने के बाद ये वाली रिएक्शन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट है हमारी आरबीसी के अंदर, तो ये रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट बन जाता है। टिश्यू लेवल पे हमारा बाइकार्बोनेट बन गया। अब ये जो बाइकार्बोनेट है जो टिश्यू लेवल पे, इस टिश्यू लेवल पे बना, अब ये ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, आरबीसी इसको लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, एल्वियोलाई तक। अब जब एल्वियोलाई आएगी, जब एल्वियोलाई आई, एल्वियोलाई पे यहाँ पे CO2 बहुत कम है, अब CO2 यहाँ से क्या होगा, ये CO2 बहुत कम होने की वजह से ये जो रिएक्शन पहले ऐसे गई थी, अब ये बैकवर्ड रिएक्शन आएगी। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब कि यहाँ तक कौन आया था, बाइकार्बोनेट आया था हमारा, अब ये रिएक्शन रिवर्स जाएगी और वापस से CO2 एंड वाटर बन जाएगा, वापस से CO2 बन गया। अब ठीक है, अब ये जो CO2 यहाँ पे बन गया, अब यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से चला जाएगा बाहर। तो ये था एज बाइकार्बोनेट, पहले बाइकार्बोनेट बना टिश्यू लेवल पे, फिर टिश्यू लेवल से गया एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई से वापस ये रिएक्शन रिवर्स होके CO2 बन के बाहर चलेगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो अब हम आगे चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, दैट इज रेगुलेशन। रेगुलेशन देखो, सबसे पहले रेगुलेशन कराता कौन है, जो हमारे पोन्स इन मेड्यूला है, ये दो मेन सेंटर हैं जो कि रेगुलेशन करवाने में हेल्प करते हैं। पोन्स के अंदर P4 पोन्स एंड P4 न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये P पोन्स के अंदर होता है, एंड मेड्यूला के अंदर दो सेंटर हैं हमारे। एक तो है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यही मेन जो है रेगुलेशन का काम करवाता है। एंड मेड्यूला के अंदर सेकेंडली यहाँ पे है हमारे कीमोसेंसिटिव एरियाज। क्या है कीमोसेंसिटिव एरियाज, तो तीन मेजर पोर्शन है जो रेगुलेशन करवाने में हेल्प करते हैं। पहला है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सेकंड इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एंड थर्ड इज कीमोसेंसिटिव एरिया। ये तीनों का मेन रोल है। देखो सबसे पहले जो हमारा पोन्स है, पोन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, अगर इस ये जो भी है ये सेंड करते हैं, ये न्यूमोटैक्सिक सिग्नल्स जो भी हैं सिग्नल सेंड करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, अगर मान लो CO2 या फिर H+ ज्यादा है, कम है, तब ये जो एरिया एक्टिवेट हो जाएगा और ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उनके फंक्शन को मॉडरेट करेगा। तो देखो पोन्स ने भी अपना काम किसको भेज दिया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। अब देखिए कीमोसेंसिटिव एरियाज, कीमोसेंसिटिव एरियाज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं CO2 एंड H+ के लिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर CO2 या फिर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाती है, तो ये फटाफट से ये जो एरिया है, कीमोसेंसिटिव एरिया है, ये सिग्नल भेजता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। अब ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये क्या करेगा, ये जो इंस्पिरेशन है उसका ड्यूरेशन कम कर देगा। जो हमारा इंस्पिरेशन है प्रोसेस है उसका ड्यूरेशन कम करने की वजह से हम फटाफट सांस लेंगे, तो इसका मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट हमारा बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 एंड H+ जो बढ़ गए थे वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये था पूरा रोल जो प्ले करते हैं रेगुलेशन के अंदर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का। अब देखो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे रेगुलेशन में हमने सिर्फ CO2 का बढ़ना और H+ बढ़ने की वजह से गड़बड़ देखी कि हाँ रेगुलेशन होता है इन दोनों के बढ़ने की वजह से। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है रेगुलेशन के अंदर। ये भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है कि CO2 का कोई रोल नहीं है रेगुलेशन के अंदर। साथ साथ में कुछ और रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारी आयोटिक आर्क पे एंड कैरोटिड आर्टरी पे। ये दोनों पे जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, अगर कोई भी चेंज आता है CO2 एंड H+ के पास तो उसका चेंज देखते हैं। अगर कोई भी चेंज आता है और सेंड कर देते हैं सिग्नल को कहाँ पे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। RBC नहीं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आएगा, RRC। एक मिनट,
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास ये सिग्नल सेंड कर देते हैं। तो ये तो था पूरा रेगुलेशन वाला पोर्शन। लास्ट में कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, 3 डिसऑर्डर दिए हुए हैं। क्या क्या है? सबसे पहले है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, हम ब्रीदिंग करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने लग जाती है। साथ में है नेक्स्ट है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है तब उसको एम्फाइसीमा हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी एल्वियोलाई है उसकी वॉल है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जो भी हमारे वर्कर्स वगैरह हैं, जो कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको या तो ग्राइंडिंग वगैरह करनी पड़ रही है या फिर कोई स्टोन ब्रेकिंग करनी पड़ रही है, उसकी वजह से जो डस्ट है हमारी, डस्ट हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है और हमारे लंग्स में एंटर होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग जाती है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोजर हो, काफी लंबे टाइम तक ये डस्ट हमारी बॉडी के अंदर आती रहे, तो हमें फाइब्रोसिस भी हो सकता है, जिससे जो पूरा लंग है वो डैमेज हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस पूरे लेक्चर में हमने ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। थोड़ा फास्टली मैंने पढ़ाया है, बट इसके अंदर मैंने हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट कवर करा है। कोई भी एक एनसीईआरटी का पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। सो इफ़ यू वांट कि मैं इस पूरे चैप्टर की डिटेल में लेक्चर बनाऊँ, एक एक लेक्चर में एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊँ, देन आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं फुल लेक्चर भी बनाने का ट्राई करूँगी। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो और आपको मेरा एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे लेक्चर्स को पूरा देखो अच्छे से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।